लखनऊ यूनिवर्सिटी 2022 एजी नोट्स 2022 फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अति उत्तम एजी नोट्स के प्रश्न और उत्तर सहित पहला लेसन है दिल्ली सल्तनत की नींव प्रारंभिक तुर्की आक्रमण कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश रजिया नसीरुद्दीन महमूद व बलबन। दीर्घ एवं लघु उत्तरीय प्रश्न ये बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। नंबर 1 ये अब की बार टेस्ट एग्ज़ाम में पूछा भी गया था। तुर्कों के उत्थान पर एक विश्लेषणात्मक निबंध लिखिए। तुर्कों का उत्थान, इसका उत्तर क्या है? अरब निवासी अपनी प्रारंभिक विजयों के बावजूद सिंध और मुल्तान के आगे अपने राज्य का विस्तार करने में दुर्लभ सिद्ध हुए। वास्तव में 9वीं शताब्दी के मध्य में उनके शासन का महत्व कम हो रहा था, किंतु जिस कार्य को उन्होंने आरंभ किया उसे तुर्कों ने पूरा किया। तुर्क लोग निर्भीक, वीर तथा पराक्रमी थे और उनमें आगे बढ़ने की प्रवृत्ति अत्यधिक सुदृढ़ थी। उनका दृष्टिकोण भी पूर्णतया भौतिकवादी था। अपने इन गुणों के कारण वे पूरब में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना करने में पूर्णतया योग्य थे। तुर्कों के प्रारंभिक आक्रमण। सर्वप्रथम जिन तुर्कों का भारत से संपर्क हुआ वे गजनी के राजवंश के थे। उनका उत्थान बहुत तीव्र गति से हुआ था। 932 ईस्वी में एक साहसी तुर्क नेता अल्तुर्गीन ने गजनी के एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। आरंभ में वह गुलाम था और खुरासान तथा बुखारा के सामानी शासक के पद पर कार्य करता था। उसके एक उत्तराधिकारी पिराई ने पंजाब के हिंदू शाही वंश के राजा पर आक्रमण किया। उस राजा का राज्य चिनाब नदी से हिंदू कुश पर्वत तक विस्तृत था तथा काबुल भी उसमें सम्मिलित था। पूर्व में संपूर्ण अफगानिस्तान पर हिंदू शाही वंश का अधिकार था। भौगोलिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से अफगानिस्तान भारत का ही अंग यानी कि भाग माना जाता था। राजनीतिक दृष्टि से भी वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय से भारत का एक प्रांत बना रहा। काबुल और जाबुल राज्य के शासक वंश ने वीरतापूर्वक अरब आक्रमण का सामना किया, लेकिन अरबों को सफलता मिली। इस राज्य के कुछ भाग पर उनका अधिकार हो गया। शाही राजाओं ने अपनी सुरक्षा के लिए कई वर्षों तक अरबों और तुर्कों के विरुद्ध वीरतापूर्वक युद्ध किए। इसमें वे सफल भी हुए। गजनी के नए राज्य के शासक शाही राज्य को जड़ से मिटा देना चाहते थे, क्योंकि उनकी उपस्थिति में वे भारत में प्रवेश नहीं कर सकते थे। यही कारण था कि पिराई की विदेश नीति का उसके उत्तराधिकारी सुबुतगीन ने भी अनुसरण किया। सुबुतगीन अल्तुर्गीन का गुलाम तथा दामाद था। वह 970 ईस्वी में गजनी के सिंहासन पर बैठा। वह एक पराक्रमी तथा महत्वाकांक्षी शासक था। उसने भारत की सीमाओं पर आक्रमण करने की योजना बनाई। पंजाब का राजा जयपाल सुबुतगीन से उत्पन्न होने वाले संकट को भली बात समझता था, इसलिए उसने इसके राज्य को पनपने से पहले ही नष्ट कर देने का संकल्प लिया और 986-87
986 और 87 में एक विशाल सेना के साथ गजनी पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। दुर्भाग्य से प्राकृतिक आपदा के कारण जयपाल की सेना छिन्न भिन्न हो गई और उसे संधि करने हेतु विवश होना पड़ा। इस संधि में जयपाल ने सूरजगीन को युद्ध से हुई क्षति का हर्जाना 50 हाथी तथा कुछ भूमि देने का वचन किया, परंतु लाहौर वापस आने पर उसने इन अपमानजनक शर्तों को पूरा करने से इनकार कर दिया। इस कारण सुबुद्दीन ने जयपाल के राज्य पर आक्रमण कर दिया और लमगान को अत्यधिक क्षति पहुंचाई। जयपाल ने अपनी सहायता के लिए अनेक भारतीय राजाओं को निमंत्रित किया और एक बहुत बड़ी सेना के साथ गजनी पर धावा बोल दिया, परंतु इस बार भी सुबुद्दीन की विजय हुई। अब उसने लमगान तथा पेशावर तक अपना अधिकार जमा लिया। इसका अब दूसरा प्रश्न आप लोग देखिएगा। दूसरा प्रश्न है, भारत पर अरबों के आक्रमण की व्याख्या प्रस्तुत कीजिए। उत्तर इसका है, भारत में अरबों का आक्रमण। आप लोग इसमें पहले जैसे इसमें देख रहे होंगे कि पहली हेडिंग है, जैसे प्रश्न है, भारत पर अरबों के आक्रमण की व्याख्या कीजिए, प्रस्तुत कीजिए। उसके नीचे आप उत्तर के सामने जस्ट देख रहे होंगे, भारत में अरबों का आक्रमण। ये हेडिंग आप ब्लैक से डाल दीजिएगा तो चेक करने वाला उसको लगेगा कि हाँ बच्चा ने कुछ पढ़ा है। इसका उत्तर ये है, देखिएगा आप लोग, भारत के सिंध पर अरबों ने खलीफ उमर के शासनकाल में 643 ईस्वी में पहला आक्रमण किया था। यह सांप्रदायिक हमला था और उसका उद्देश्य सिंध तट पर स्थित देवल के बंदरगाह पर अधिकार करना था। इस युद्ध में अरब सेनापति मारा गया और आक्रमण असफल हो गया। सिंध पर दूसरा अरब आक्रमण 660 ईस्वी में असल मार्ग से किया गया। इसमें अरब सेना केवल कीकान तक ही आ सकी थी। सिंध पर 640 से 690 ईस्वी तक कई अरब आक्रमण होते रहे, परंतु यह सफल ना हो सके। 634 ईस्वी से 708 ईस्वी तक अरबों को भारत पर आक्रमणों में कोई सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। 711 ईस्वी में अरबों को पहली बार सिंध विजय में सफलता प्राप्त हुई। अतः भारत पर अरब आक्रमण की व्याख्या निम्नलिखित शीर्षकों में की जा सकती है। नंबर 1, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब आक्रमण। मोहम्मद कासिम एक वीर साहसी व योग्य सेनानायक था। उसके नेतृत्व में पहला हमला देवल पर हुआ। इस समय देवल में 4000 सैनिक थे। वे अरब सेना का प्रतिरोध नहीं कर सके। इस प्रकार देवल की विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम का दूसरा लक्ष्य नीरून था। यहाँ की अधिकांश जनता बौद्ध धर्म की अनुयायी थी। उन्होंने यह कहते हुए आत्मसमर्पण कर दिया कि हम भिक्षुक हैं, हमारा धर्म शांत है, हमारे धर्म के अनुसार संहार वर्जित है। इसी क्रम में शहबान ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। 713 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने ऊपरी सिंध के मुख्य व्यापारिक केंद्र मुल्तान पर आक्रमण किया। यहाँ भी एक भीतरघाती ने उसे दुर्ग के जल स्रोत का रहस्य बता दिया, जिस कारण वह मुल्तान को भी जीतने में सफल हो गया। अरबों को यहाँ इतना स्वर्ण प्राप्त हुआ कि मुल्तान को स्वर्ण नगरी पुकारा जाने लगा। ऐसा भी कहा जाता है कि मुल्तान विजय के उपरांत मोहम्मद अपनी विजयों को पंजाब और कश्मीर तक ले जाना चाहता था, परंतु खलीफा के आदेश से इस समय उसकी हत्या कर दी गई और
प्रकार उसके विजय अभियान का दुखद अंत हुआ। उसके बाद है दूसरा पॉइंट इसमें दिए हैं अरब आक्रमण के प्रभाव। यह भी दूसरा ही क्वेश्चन चल रहा है। भारत पर अरबों के आक्रमण की व्याख्या प्रस्तुत कीजिए, इसका भी चल रहा है। पॉइंट वाइज दिए हुए हैं। अरब आक्रमण के प्रभाव। अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की और उसके बाद उसके विस्तार का वेग समाप्त हो गया। इसके बाद वे अरक्षित अवस्था में बने रहे। कनौज की शक्तिशाली गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की स्थापना से भी सिंध में अरबों की स्थिति दुर्बल हो गई। इतिहासकार नेल पूल तो अरबों के आक्रमण व विजयों को प्रभावहीन मानते हुए लिखते हैं कि अरबों ने सिंध जीत लिया, परंतु यह विजय भारत और इस्लाम के इतिहास में एक घटना मात्र है, एक परिणामहीन विजय है। इस प्रकार राजनीतिक दृष्टि से अरबों के आक्रमण व विजय को प्रभावहीन माना जा सकता है, परंतु साहित्यिक दृष्टि से इसके कई प्रभाव पड़े। नंबर 1, साहित्य और विज्ञान पर प्रभाव। अरबों ने ज्योतिष, चिकित्सा, रसायन शास्त्र, गणित, दर्शन में भारतीयों से सीखा। अनेक भारतीय चिकित्सक खलीफा के दरबार में गए। खलीफा ने अनेक भारतीय ग्रंथों का अरबी में अनुवाद कराया। प्रसिद्ध अरब ज्योतिषी अबू मशहर ने 10 वर्षों तक वाराणसी में अध्ययन किया। अरबों ने भारतीय दशमलव प्रणाली का यूरोप तक प्रचार प्रसार कर दिया। नंबर 2, कला क्षेत्र का प्रभाव। अरब आक्रमण का भारतीय कला क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ा। अनेक भारतीय स्थापत्यविद अरब गए और वहां उन्होंने भारतीय स्थापत्य के आधार पर अनेक मस्जिदों का निर्माण किया। अरबों भारतीय कलाओं का यूरोप में प्रचार किया। नंबर 3, आर्थिक प्रभाव। अरबों के शासनकाल में सिंध का पश्चिमी और मध्य एशिया से घनिष्ठ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। स्थल मार्ग के अतिरिक्त जल मार्ग से भी व्यापार को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। उसके बाद तीसरा प्रश्न आता है, यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे अत्यधिकतर पूछा भी गया है और ये क्वेश्चन बहुत इतिहास में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। मोहम्मद गौरी के भारत आक्रमण का वर्णन कीजिए। मोहम्मद गौरी के भारतीय अभियान का संक्षिप्त विवरण दीजिए। भारत पर तुर्क आक्रमण का वर्णन कीजिए। ये 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इनका उत्तर एक ही होगा। उत्तर ये है मोहम्मद गौरी का भारत आक्रमण अभियान। शिहाबुद्दीन, जिसे मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम भी कहा जाता था, मोहम्मद गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। वह गियासुद्दीन मोहम्मद का भाई था। गियासुद्दीन मोहम्मद ने राज तुर्कों को गजनी से निकाल बाहर किया और शहाबुद्दीन मोहम्मद को 1173 ईस्वी में गजनी का सूबेदार बना दिया। दोनों भाइयों में काफ़ी मधुर संबंध थे। यही कारण था कि मोहम्मद ने अपने भाई का नायब होते हुए भी भारत विजय की योजना बना डाली और उस पर अमल किया। गजनी में अपनी स्थिति को मजबूत करने के बाद उसने भारत पर आक्रमणों की श्रृंखला सी लगा दी। मोहम्मद गौरी ने 1175 से 1206 ईस्वी के बीच भारत पर अनेक आक्रमण किए और भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना की। इन आक्रमणों को निम्न क्रम में वर्णित किया गया है। नंबर 1, मुल्तान पर आक्रमण। नंबर 2, उच्छ विजय। नंबर 3, गुजरात पर प्रथम आक्रमण। नंबर 4, पंजाब विजय। तो नंबर 1 पॉइंट देखेंगे आप लोग। मुल्तान पर आक्रमण 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का यह भारतीय भूभाग पर पहला आक्रमण था। मुल्तान पर उस समय करमाथी वंश के शासक शासन करते थे। करमाथी इस्लाम द्रोही माने जाते थे।
इस प्रकार मुसलमान होने के बावजूद बावजूद वो उनके प्रति अन्य लोग विजाती जैसा व्यवहार करते थे। गौरी ने इस प्रदेश को जीतकर अपना सूबेदार नियुक्त कर दिया। नंबर 2, उच्च विजय। 1176 राजपूत इतिहासकारों के अनुसार उच्च में भाटिया जाति के राजपूतों का शासन था और मोहम्मद गौरी ने उनकी रानी को अपने दुष्कर्म में फंसाकर राजा को विष देकर मरवा दिया था। किंतु आधुनिक अनुसंधानों से यह कथा सत्य सिद्ध नहीं होती, क्योंकि उच्च में कभी भी भाटिया राजपूतों का शासन नहीं रहा। किंतु यह भी तो निश्चित है कि गौरी ने उच्च विजय छलपूर्वक ही की होगी। नंबर 3, गुजरात पर प्रथम आक्रमण। 1178 ईस्वी तत्कालीन गुजरात में महारानी नायक देवी के संरक्षण में उसके अल्पवयस्क पुत्र भीमदेव द्वितीय का शासन था। अल्प आयु के बावजूद अनहिलवाड़ के मैदान में गौरी को एक करारी पराजय का सामना करना पड़ा। यह उसकी भारतीय शासकों के द्वारा प्रदत्त प्रथम पराजय थी। इस पराजय से भयभीत गौरी अगले 20 वर्षों तक गुजरात पर पुनः आक्रमण के लिए साहस न कर सका। पंजाब विजय। गौरी ने भारत विजय के सही मार्ग का चयन न करके भूल को स्वीकार करते हुए एक वास्तविकता को समझा कि भारत विजय का अभियान पंजाब के मार्ग से ही शुरू करना चाहिए, न कि सिंध या मुल्तान से। 1179 ईस्वी में उसने पेशावर पर आक्रमण किया और महमूद गजनवी के वंशज मलिक खुसरो को परास्त करके समाज सिंध पर अधिकार कर लिया। 2 वर्ष बाद 1181 ईस्वी में उसने पुनः आक्रमण कर लाहौर भी जीत लिया। 1185 ईस्वी में उसने पुनः आक्रमण कर सियालकोट के किले पर अधिकार कर लिया। खुसरो मलिक ने जम्मू के राजा चक्रदेव से मित्रता स्वयं की रक्षा के लिए की। मोहम्मद गौरी ने लाहौर का घेरा डाला। मोहम्मद गौरी ने लाहौर का घेरा डाल दिया और छलपूर्वक खुसरो मलिक को अपने खेमे में बुलाकर उसे बंदी बना लिया तथा बाद में उसे मृत्युदंड दिया गया। इस प्रकार पंजाब में गौरी का शासन स्थापित हो जाने के साथ ही उसके भारत अभियान का द्वार खुल गया। अब उसकी सीमाएं दिल्ली व अजमेर के शासक की सीमाओं से छूने लगी, अतः संघर्ष निश्चित था। नंबर 5, तराइन का प्रथम युद्ध। नंबर 6, तराइन का द्वितीय युद्ध। 1191 तराइन का प्रथम युद्ध। वर्ष 1191 ईस्वी में स्थिति यह थी कि पंजाब और सिंध पर अधिकार करके मोहम्मद गौरी अपनी स्थिति मजबूत कर चुका था। दिल्ली और अजमेर का शासक पृथ्वीराज चौहान उसकी स्थिति से चिंतित था, अतः वह भी उसका मुकाबला करने की तैयारी में जुट गया। मोहम्मद गौरी ने 1191 ईस्वी में दिल्ली की ओर अपनी सेनाएं बढ़ाई और सरहिंद पर घेरा डाल दिया। इस पर पृथ्वीराज ने अपनी सेना आगे को बढ़ा दिया। गौरी की सेनाएं थानेश्वर से 14 मील दूर तराइन के मैदान में आमने सामने हो गए। इस युद्ध में कन्नौज के शासक जयचंद्र ने अपनी सेनाओं को अलग रखा, राजपूत बहादुरी से लड़े और मोहम्मद गौरी परास्त हुआ। पृथ्वीराज के भाई गोविंदराज द्वारा किए गए प्रहार से मोहम्मद गौरी बुरी तरह घायल हुआ, उसे एक खिलजी सैनिक ने बचाया। तराइन का द्वितीय युद्ध।
मोहम्मद गौरी इस हार से हताश नहीं हुआ और पृथ्वीराज से पुनः युद्ध करने की तैयारी में जुट गया और अगले वर्ष ही 1192 ईस्वी में तराइन के मैदान में पुनः युद्ध के लिए आ गया। दोनों पक्षों ने अपनी यथाशक्ति प्रयास किया। प्रारंभ में तो युद्ध राजपूतों के पक्ष में रहा और मुस्लिम आक्रमणकारी राजपूतों को हतोत्साहित करने में असफल रहे। तब मोहम्मद गौरी ने रणनीति से काम लिया और अपनी सेना को पीछे हटाया। इसका परिणाम यह हुआ कि राजपूतों को उनकी स्थिति का जो लाभ मिल रहा था वह बंद हो गया। राजपूत आगे बढ़ गए और अब उनकी स्थिति ज़्यादा सुरक्षित नहीं थी। राजपूतों का बड़ी संख्या में संहार हुआ। पृथ्वीराज का भाई गोविंदराज मारा गया और पृथ्वीराज ने भागने का प्रयास किया, लेकिन सिरसूती-नगर के पास गिरफ्तार कर लिया गया। तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी की विजय निर्णायक सिद्ध हुई। इस युद्ध के द्वारा वह दिल्ली और अजमेर का स्वामी हो गया। शेष उत्तर भारत को उसके योग्य एवं वफादार सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक और इख्तियारुद्दीन मोहम्मद ने जीत लिया। तराइन के युद्धों का महत्व। तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच 2 युद्ध हुए, जिनका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी को पराजय का सामना करना पड़ा तथा बड़ी कठिनाई से प्राण बचाकर भागने में सफल हुआ। इस युद्ध में मुसलमानों की पराजय हुई। इस युद्ध को इतिहासकारों ने बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। इतिहासकारों ने तराइन के द्वितीय युद्ध को अधिक महत्वपूर्ण बताया है, क्योंकि इस युद्ध के दूरगामी परिणाम हुआ दिल्ली के शक्तिशाली राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के पतन और मृत्यु के साथ ही उत्तर पूर्वी भारत के हरे भरे मैदान मुसलमानों के लिए खुल गए। उसने गौरी की भावी विजयों को निश्चित कर दिया। आशीर्वादी लाला श्रीवास्तव के शब्दों में, तराइन का दूसरा युद्ध भारतीय इतिहास की एक युग परिवर्तनकारी घटना है। यह युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ और इससे गौरी की भारत विजय निश्चित हो गई। उसने चौहानों की शक्ति को पूर्णतया नष्ट कर दिया तथा हमारे इतिहास में पहली बार गौरी ने हिंदुस्तान के बीचों बीच एक विदेशी तुर्की राज्य की नींव डाल दी। डॉक्टर विंसेंट स्मिथ गौरी के विजय का मूल्यांकन करते हुए कहते हैं, सन 1192 ईस्वी के तराइन के द्वितीय युद्ध को निर्णायक कहा जा सकता है, क्योंकि इससे हिंदुस्तान में मुस्लिम आक्रमण की अंतिम विजय निश्चित हो गई। बाद में जो विजय मुसलमानों को मिली वे तो हिंदुओं के संगठित संघ की हार का परिणाम मात्र थी, जो उन्हें दिल्ली के उत्तर में ऐतिहासिक युद्ध क्षेत्र में उठानी पड़ी थी। डॉक्टर ईश्वर प्रसाद के अनुसार पृथ्वीराज की पराजय राजपूत शक्ति पर महान आघात थी, अशह आघात थी। इस पराजय के पश्चात भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग में ऐसी निराशा छा गई कि अब मुसलमानों के आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए राजपूत राजाओं को एक ध्वज के नीचे एकत्र कर सकने का दुर्दमनीय उत्साह करने वाला कोई भी राजपूत योद्धा न रह गया। शेष विजय 1192 से 1206 ईस्वी। 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने झांसी, दिल्ली, मेरठ, कोइल और रणथंभौर पर विजय प्राप्त की। इसके पश्चात उसने चंद्रवार के मैदान में 1194 ईस्वी में जयचंद्र को परास्त किया। इस विजय ने मोहम्मद गौरी को कन्नौज और बनारस का भी स्वामी बना दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 ईस्वी में गुजरात के शासक भीमदेव पर आक्रमण किया, जिसने एक बार मोहम्मद गौरी को हराया था। भीमदेव परास्त हुआ। इसके बाद 1202 ईस्वी में कालिंचर को जीता। 1205 ईस्वी में गौरी ने खोखरों के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया।
और इसके बाद मार्च 1206 ईस्वी में दमियक में उसकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार मोहम्मद गौरी ने भारत पर अनेक आक्रमण करके भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना की। तो बच्चों, ये सब आप लोग अच्छी तरह से याद करें, ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर 2022 में पूछे जाएंगे।